हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई आराम से कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है अनिल गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हो अड्डा 24/7। आज के सेशन में लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। एसएससी या रेलवे का, आप किसी भी आने वाला जो भी सेगमेंट का एग्जाम देने वाले हो, आप सीएचएसएल की बात करें, सीजीएल की बात करें, एमटीएस की बात करें, या पर आप रेलवे में एंड बात करें किसी भी एग्जाम की जहाँ पे आपके वनडे एग्जाम में मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो आपका इस सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मज़ा आएगा, आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच के साथ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कैलेंडर आ चुके हैं 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। एसएससी की भी हम बात करते हैं, रेलवे की बात करते हो, हर एक एग्जाम का कैलेंडर आपके सामने है। एनटीपीसी का पेपर आपके मार्च के आसपास है, ठीक है। सीजीएल सीएचएसएल का एमटीएस का पेपर भी आपको कैलेंडर दिख चुका है रेलवे एसएससी की तरफ से, ठीक है। तो बहुत मज़ा आएगा सेशन में, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने की कोशिश करेंगे। सर पे चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपको इस सेशन में आपको बता दूं, मैंने 20 क्वेश्चन लेके आया हूं जो रेलवे और एसएससी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस परीक्षा को नस्ते नाबूद करने के लिए बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, ठीक है। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो आपको क्या होगा, लक्ष्य की प्राप्ति होगी, लक्ष्य हासिल होगा, या फिर आपको अनुभव मिलेगा। तो अनुभव मिलेगा लक्ष्य, क्योंकि हमें तो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, अनुभव की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले तो अनुभव अपने आप आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करके पहले प्रश्न के साथ, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसी क्रम में यदि आप 15% और 35% की दो क्रमिक अर्थात लगातार छूट देते हो तो आपको शुद्ध परसेंटेज बताना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे एक आता है दुकानदार वाली कहानी। यदि जैसे आप एक मॉल में गए, मॉल में बोला गया आपसे कि आपको 15% और 35% की दो छूट मिलेंगी। आपसे बोला गया कि आप एक बार में 50% की छूट ले लीजिए, तो आप कौन सी लेना पसंद करोगे? एक बार मुझे अब कमेंट बॉक्स में बताओ, जब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें सबसे सरल मेथड है, जिसको हम बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव मेथड, जिसमें हम कहते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस होगा, एक्स प्लस वाई माइनस होगा, किससे माइनस होगा? एक्स वाई डिवाइड बाई 100 से, ठीक है। बस हमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सीधी वैल्यू पुटिंग करेंगे। 15 प्लस 35 करोगे आप, 50 हो जाएगा। माइनस करोगे आप किससे? आप करोगे 15 मल्टीप्लाई बाई 35 अर्थात 35 से डिवाइड बाई 100। 5 से आप काटने की कोशिश करोगे, 5 × 15 हो जाएगा। यहाँ पे 20 दिख जाएगा आपके सामने। आप फिर एक बार 5 से काटोगे तो 4 दिखेगा, 5 का 7 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 7 का गुना 3 में 21, 7 का गुना 3 में 21, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके सामने? 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। जब आप 50 माइनस करोगे किससे? 21 डिवाइड बाई 4, 21 डिवाइड बाई 4 से, तो आपके सामने 4 5 तो आएगा। जब इसमें भाग दोगे तो 5 तो डेफिनेटली आएगा, करेक्ट। जब 5 आएगा और 5 पॉइंट में कुछ आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि आपके पास एक बचेगा। 5 चौक 20 करोगे, एक बचेगा, फिर आप जीरो लोगे, 5 दूनी 10 करोगे, 5 चौको 20 करोगे, 5 4 पंचे 20 करोगे, 2 5 आ जाएगा, 5.25 5.25 आपके सामने आएगा। जब आप 50 में से 5.25 माइनस करोगे तो आपके सामने वैल्यू निकल के आएगी 44 पॉइंट कितना? 75, 44.75। तो ऐसा ही पहला प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है। और क्या आपको सोचने समझने की अप्रोच से कुछ नया सीखने को मिला? क्योंकि आप इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए भी कर सकते थे। आपको क्या करना था, जब आप जोड़ते 15 प्लस 35 50 होता है, हमें दिख जाता है आराम से। तो 50 में से मुझे पता था कि जब मैं क्या करूँगा, 100 से इनको डिवाइड करूँगा, मेरे पास लेट सपोज 15 × 35 होता, तो मैं थोड़ा सा तो आइडिया लगाता कि 50 तो उत्तर नहीं होता, क्योंकि इसको माइनस भी करना है, करेक्ट। तो मैं इसको भी उत्तर नहीं, दो ऑप्शन थे, इन दो में से एक ऑप्शन होगा। तो ऐसे हम, यदि हमें ऑप्शन से भी जाना पड़ता तो हम ऑप्शन से जाने की भी कोशिश करते। तो इस प्रश्न का उत्तर 44.75 है। अगले प्रश्न की तरफ इसी क्रम में बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया है वही वाला क्वेश्चन, जब हमसे पूछा जाता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है 1 + 2 + 3 ... n नंबर्स के क्या बताइए, सम बताइए। लेकिन इस प्रश्न में ये तो नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है स्क्वायर का सम बताइए। ऐसे ही नंबर का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर n ... 15 तक पूछा गया है। n नंबर की बात नहीं, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर पूछने की बात करी गई है, करेक्ट।
तो हमें क्या करना है, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इसका तो सॉल्यूशन होता है कि n+1 डिवाइड बाई 2 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका भी एक फॉर्मूला दिखाया गया है। जो फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला की यदि हम बात करें तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है n होता है, n+1 होता है और 2n होता है आपके पास, 2n+1 देखने को मिलता है, डिवाइड बाई 6 होता है। हम सीधी वैल्यू पुटिंग यहाँ पे करेंगे, वैल्यू रख देंगे, n बराबर क्या रखेंगे, n बराबर 15 रखने का प्रयास करेंगे, n बराबर 15 रखने का प्रयास करेंगे। जब हम 15 रखेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 + 1 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 15 गुना 2 करेंगे 30 + 1 अर्थात 31/6 आ जाएगा। काटा पीटी करेंगे तो जब 6 को आप काटोगे 3 से, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 से 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 से 5 आ जाएगा यहाँ पे और आप 2 बचेगा, यहाँ पे 2 से काट दोगे 8 को तो 5 गुना 8 40 हो जाएगा। जब 40 में आप गुना 31 का करोगे तो आपके पास 0 बचेगा 40 का, ठीक है। 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 × 12 भी होता है, 12 भी होता है, तो 1240 क्या हमारा विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या मज़ा आ रहेगा, कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो सेशन को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने अनुभव को हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर सकते हो, अभी लाइव चैट के थ्रू या फिर बाद में क्लास खत्म होने के बाद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है यदि 9 अंकों की संख्या है, यदि 9 अंकों की संख्या है, जो संख्या दी गई है 96p32 568q, आपके सामने ये संख्या दी गई है, तो आपको बताना है क्या ये संख्या 72 से विभाज्य है। यदि हमें पता करनी है क्या 72 की डिविजिबिलिटी, यदि हमें 72 की डिविजिबिलिटी पता करनी है तो क्या हम 7 और 2 लिख सकते हैं क्या, 9 और 8 लिख सकते हैं क्या, 9 और 8, क्योंकि 9 का गुना 8 में करोगे तो 72 होता है, ठीक है। उन्होंने हमसे पूछा हुआ है 96p325, इसके बाद 68q ये पूछा हुआ है, या ये नंबर क्या 72 से डिवाइड है। अर्थात सबसे पहले हम यहाँ पे 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि 9 8 72 होता है। सबसे पहले q के मान को निकालने की कोशिश करेंगे, तो 68 और q क्या है, 8 से डिवाइड कब होगा, जब पीछे के 3 डिजिट क्या होंगे 8 से डिवाइड होंगे। 8 का गुना 8 में करोगे 8 8 64 होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 बच जाएगा, क्योंकि जब आप 68 में से 64 घटाओगे तो आपके सामने क्या बचेगा, 4 बचेगा, करेक्ट 4 बचेगा। जब तब आप क्या करोगे, आपके पास यहाँ पे क्यू को आप या तो आप 4 पे यहाँ पे या तो 0 ले सकते हो या 8 ले सकते हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्यू को हम 8 या 0 में से 8 लेने का प्रयास करेंगे। अब क्या करते हैं, मैं लेट सपोज यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 8। अब हमें इसके बाद से 9 की डिविजिबिलिटी हमें पता होना चाहिए, 9 की डिविजिबिलिटी क्या है। तो 9 से 9 यदि सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होता है तो हमें पता होता है कि नंबर भी भाई साहब 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, 6 और 3 9 होता है, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 8 8 16, 16 में आप जब 6 ऐड करोगे, 16 में आप 6 ऐड करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 24, 24 में आप 5 ऐड करोगे 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 में आप लेट सपोज आपने यहाँ से 5 से में आपने ऐड कर दिया तो 29 आ जाएगा। 29 आप क्या करोगे, 29 आपके पास आएगा, 29 में आप जब 2 ऐड करोगे तो 30 और 31 भी आ जाएगा, ठीक है, 30 और 31 आ जाएगा। अब आप ऐसा p को क्या लें, आप ऐसा p को क्या लें कि जो कि डिवाइड हो जाए किससे, जो कि डिवाइड हो जाए किससे, जो आपका जो नंबर है, जो आपका नंबर है डिवाइड हो जाए किससे, आपका नंबर डिवाइड हो जाए 9 से, ठीक है। तो एक बार यहाँ से 24 यहाँ पे आप डिवाइड करोगे, 8 8 16, 16 आप 16 6 आपके पास जो आएगा 22 आएगा। 22 में आप 5 ऐड करोगे, 22 में आप 5 ऐड करोगे तो 22 5 27 होता है। तो ये सभी चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी। अब बचा p + 2, यदि आपको 9 से डिवाइड करना है तो p को आपको 7 रखना पड़ेगा और इसको 2 रहने दो। आपके पास 9 से डिवाइड हो सकता है तो p बराबर मैं 7 लिख सकता हूँ क्या। अब मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा गया है कि आपको निकालना है अंडर रूट ऑफ p की वैल्यू
7 का स्क्वायर अर्थात 49 पूछा गया है मेरे से, प्लस मुझसे पूछा गया है, जो पूछा गया है 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस में 8 पूछा गया है। तो मेरे पास जो एडिशन निकल के आएगा, एडिशन जो निकल के आएगा हमारे पास, एडिशन निकल के आएगा, एडिशन जो आएगा वो बिल्कुल सरल आएगा। कितना आएगा, जब आप ऐड करोगे 49 को 46 से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और आपके पास 2 बचेगा, 6 2 12 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 121 मतलब 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 11 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आपको जो आपने अभी तक के 3 प्रश्न करे, कहीं आपको ऐसा लगा कि जो आपको समझ नहीं आया है? समझ नहीं आया तो एक बार मुझे आप कमेंट करके बताओ कि क्या समझ नहीं आया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या बताना है कि 2 संख्याओं का योग 36 है। मासा और लासा के कॉन्सेप्ट से प्रश्न की तरफ जाएंगे, थोड़ी सी स्पीड में इंक्रीमेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे प्रश्न जल्दी हो पाएँ, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन में ये भी देखना होता है जब हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएस, एलएमटीएस, तो क्वेश्चन 25 होते हैं, टाइम बहुत कम होता है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने बोला है कि 36 से 2 मैं संख्या ऐसी क्या मान सकता हूँ। जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको मासा दिया गया हो तो संख्या लेट सपोज आप 3a भी माने, लेकिन 3a माने क्योंकि मासा क्या होता है, मासा जो होता है हमेशा, मासा वह संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं को डिवाइड करती है, लासा वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से डिवाइड होती है। ठीक है, तो मासा उपलब्ध होता है किसमें, संख्याओं में मासा उपलब्ध होता है, लासा हो सकता है ना उपलब्ध हो। तो मासा 3a मान देता हूँ, पहला नंबर मैं 3a मानता हूँ। दूसरा नंबर जो मुझे मानना है उसको मैं 3b मानने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या दिया है कि योगफल 3a प्लस 3b जो होगा किसके बराबर होगा, बराबर होगा आपका 36 के बराबर होगा। तो a प्लस b का मान यदि हम 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्या 3 कॉमन ले लेते हैं तो 12 आ जाएगा, बिल्कुल सही। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उन्होंने एक हमें फॉर्मूला इसी क्रम में याद आता है, क्या आता है कि पहला नंबर मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ, गुना एचसीएफ। ठीक है, गुना एचसीएफ होगा। ठीक है, एचसीएफ होगा। ये आप नोट कर सकते हैं, ये आपके काम की चीज़ है। तो पहली संख्या मैंने क्या मानी थी, 3a मानी थी, दूसरी संख्या 3b मानी थी। पहली संख्या 3a मानी थी, 3a गुना करूँगा 3b से बराबर करेंगे। एलसीएम मुझे 105 दिया गया है प्रश्न में, और एचसीएफ प्रश्न से मैं 3 लिख दूंगा, ये भी प्रश्न में दिया हुआ है। तो यदि मैं 3 से यहाँ काटता हूँ तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से काटता हूँ तो मुझे 3 का गुना 3 बार करूँगा तो 9 आएगा, 3 का गुना 5 35 आ जाएगा। ठीक है, जब 3 से आप भाग दोगे 105 को तो 35 बचेगा, तो a गुना b बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35। अभी मैं यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं स्क्वायर फार्मूला लगा के करूँ या फिर मैं हिट एंड ट्रायल एक बार पेश कर दूँ। हिट एंड ट्रायल से मैं 35 को 7 और 5 लिख सकता हूँ। यदि 7 और 5 लिख सकता हूँ और इनका एडिशन, ऐसे कोई 2 फैक्टर ढूंढूंगा मैं, इसके मल्टीपल ढूंढूंगा, फैक्टर ढूंढूंगा जो 7 से और 5 से का गुना करने पर 35, मतलब इन फैक्टर के तो गुना करने पर 35 दें और जोड़ने पर 12 प्राप्त करें। तो ऐसे ही मेरे पास जो ये नंबर मिले हैं, मेरे पास यही जो 12 बना सकते हैं। तो इसका मतलब एक संख्या मैंने मानी थी, क्या a बराबर मुझे पता चल गया कि 7 है, b बराबर जो है 5 है, b बराबर 5 है। तो अब मैं कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूं और मुझे पता चल गया कि पहली संख्या जो होगी 7 गुना 3 होगी अर्थात 21 होगी, और जो दूसरी संख्या होगी मेरे पास 5 3 15 होगी, 3 गुना 5 अर्थात 15 होगी। ठीक है, दूसरा नंबर है ये और ये पहला नंबर है। अभी हम बिल्कुल, उन्होंने हमसे क्या पूछा, उन संख्याओं का व्युत्क्रम बताना है। व्युत्क्रम क्या होता है, यदि हम जैसे मेरे पास x है, x का मैं 1/x लिख देता हूं तो यही x का व्युत्क्रम है। तो क्या मैं व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो उन्होंने क्या मुझसे 1 बटा क्या पूछा है 21 प्लस पूछा है क्या
1/15 पूछा गया है। अब मैं इनका एलसीएम लूँगा और इस भिन्न को जल्दी से हल करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 105। आप एलसीएम निकालोगे, मुझे कैसे पता 105 आया, क्योंकि इनका एलसीएम पहले ही जा चुका था 105। तो यहाँ पर होगे तो आपके पास 5 आएगा। आप यहाँ पे करोगे जब 15 का गुना 105 में 7 आ जाएगा, तो आपके पास 12/105 आएगा। जब आप 3 से काटोगे तो 4 आएगा। आप जब यहाँ 105 को आप 3 से काटोगे तो 35 आएगा। यदि मुझे ऑप्शन में 4/35 दिख जाता है, यदि मुझे ऑप्शन में 4/35 दिख जाता है तो मैं उसी को उत्तर मानने का प्रयास करूँगा। तो 4/35 ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। हर एक प्रश्न को मैं कुछ नया सीखने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो सेशन में मज़ा आ रहा है क्या, एक बार कमेंट करके बताइए, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपके सामने फिर से एक दिया हुआ है, यदि A/B बराबर है 3:2 के, तो क्या मैं बता सकता हूँ 5A + 2B का अनुपात 3A + 4B के बराबर होगा क्या। देखो, मुझे जब ऐसा प्रश्न दिया जाता है तो उन्होंने मुझसे बोला है A/B बराबर 3/2 ही दिया है, ठीक है, मुझे पता चल गया। तो A का वैल्यू मैं 3 मानूंगा, B का वैल्यू 2 मानूंगा। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा वैल्यू पुटिंग करूँगा। 3 का गुना 5 से करेंगे 15 आ जाएगा, और प्लस करेंगे क्या, 3 का गुना 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। प्लस क्या करेंगे हम, जब 2 का गुना 2 से करेंगे 4 आएगा, बटे क्या करना था, 3 का गुना हमें किससे करना है, 3 से करना है, तो 9 आ जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा, 4 का गुणा 20 से करेंगे तो 4 को दूना 8 आ जाएगा। तो 19/9 8 17 क्या बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक प्रश्न में कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। कभी इस क्वेश्चन को आप बिना सॉल्यूशन किए या फिर बिना कुछ देखे कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा था। यहाँ पे मैं 5 का गुना 3 में करूँगा 15, और 2 का गुना 2 में करूँगा 4, 19। यदि किसी भी ऑप्शन में आगे 19 मिल जाता है तो ये तो अपने आप सब गलत हो जाते। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाता। अगले प्रश्न की तरफ। 1 रुपया 50 पैसा और 20 पैसे। 1 रुपया 50 पैसा। ऐसे प्रश्न को आप एक बार इस प्रकार से करके देखिए, ठीक है, जो मैं भी फॉलो करने वाला हूँ। आप इस रूल को फॉलो करिए। आपको क्या दिखा है कि अनुपात में दिए गए हैं 13 के अनुपात में, आपको 11 के अनुपात में और 7 के। अब आपको पता है कि 1 रुपये जो होता है, 1 रुपया जो होता है कितने पैसों के बराबर होता है, तो 100 पैसों के बराबर 1 रुपया देखने को मिलता है। यदि हम बात करते हैं ऐसे प्रश्न में, तो हमें पता है कि 13 रुपये बनाने के लिए मुझे क्या कर, 1 रुपये खुद ही है, तो 13 का गुना 1 में करूँगा। तो मैं लेट सपोज यहाँ पे एक बार x मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी x, 13x मेरे पास रुपए होंगे, 13x रुपये होगा। अभी मैं 50 को यदि 1 रुपये 50 पैसे को यदि मैं 1 रुपया बना तो गुना 2 करना पड़ेगा, तो 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 2 का गुना करूँगा तो 11 दूनी 22, कितना 22x हो जाएगा। प्लस बात करेंगे यहाँ पे हमें 5 पैसे की 5 का गुना करना पड़ेगा यदि 20 को 100 बनाना है तब। तो यहाँ पे मैं 5 का गुना करूँगा तो 35x हो जाएगा, बराबर में 420 की बात करी गई है। इनको यदि मैं ऐड करता हूँ आसानी से, तो 5 और यहाँ पे 35 दिख रहा है मुझे, 35 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 प्लस 70x बराबर 420 हो जाएगा। तो x बराबर यदि हम निकालने की कोशिश करते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा। 7 का गुना 6 में करोगे तो 7 छंगा 42 होता है। x बराबर 6 आ गया। उन्होंने मुझसे पूछा है 20 की वैल्यू पूछी, 20 पैसे कि कितने सिक्के थे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 35x सिक्के थे। तो 35 का गुना जब मैं किस में करूँगा, 35 का गुना जब मैं 35 गुना 6 जब हम करेंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 5 का गुना 6 में 30। यहाँ से तो मैं यूनिट डिजिट से भी जा सकता था, क्योंकि मुझे ऑप्शन दिख चुके थे कि 78, 132, 225 और 210 है। तो मुझे यहाँ पे दिख गया कि यहाँ पे 0 वाला आंसर आएगा तो 210 ही होगा। एक बार आप करके भी देख सकते हो कि 30 आएगा, 6 3 18 3 21 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। क्या मजा आ रहा है क्या?
हर एक क्वेश्चन में कुछ नया सीखने की कोशिश है, तो मजा आ रहा है क्या? चलिए, ऐसा एक प्रश्न आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, अभी आप रेलवे का कोई भी एग्जाम उठा लो, ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। एसएससी में कोई भी पूछ लो, कि एसएससी में पहले ट्रेंड रहा है ऐसे प्रश्नों को पूछने का, ठीक है, क्योंकि समझ नहीं आता था इसमें कि हम क्या करें। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरीका से डील कर सकते हो। पहले जो पैसा दिया गया है, कितना पैसा बनाने में कितने कॉइन की जरूरत पड़ेगी, तो कॉइन और पैसे से हमें, जो रुपया और कॉइन की नंबर ऑफ कॉइन से हम पैसे प्रश्न को डील करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ए बी सी साझेदार हैं। जब आपसे साझेदारी का प्रश्न पूछा जाता है, तो जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट अर्थात जो भी इन्होंने पैसा अपने बिजनेस में लगाया होगा, वही रेशो क्या होगा, जो भी पैसा इन्होंने अपने बिजनेस में लगाया होगा वही क्या होगा, वही इनके फायदा का रेशो होगा। अब आप एक हिसाब से अपने दिमाग में सोचिए, आप 3 दोस्त हो, ठीक है, 3 दोस्तों ने एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन आपने लगाए 1 लाख रुपए, ठीक है, आपके दोस्त ने लगाए 50,000 रुपये, एक दोस्त ने आपके 25,000 रुपये लगाए। तो जो इन्होंने पैसा लगाया उसी हिसाब में फ़ायदा बटेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई साहब पैसे किसी मैंने लगाए सबसे ज़्यादा 1 लाख रुपए, मेरे दोस्त ने लगाए 25,000 रुपये, तो ऐसा तो नहीं होगा 25,000 वाले को ज़्यादा फ़ायदा करवा दिया जाए, जो उसने 1 लाख लगाए उसको कुछ ना मिले। तो ऐसे प्रश्नों को उन्होंने बोला है कि ए है, बी है और सी है, ठीक है, ए बी सी है। 3 ऐसे लोग हैं, ए बी सी, ठीक है, 5 के अनुपात में पैसे लगाए, 3 के अनुपात में और 6 के अनुपात में। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, उन्होंने दिया हुआ है कि क्या करना है, ए का जो लाभ का कितने परसेंट, ए का जो लाभ है कितना दिया गया है, सीधा मुझे दिख रहा है 1,92,380 रुपये, ठीक है। तो मैं सीधे 5 की वैल्यू निकालने का प्रयास करूँगा। 5 कितनी 15 होता है, ठीक है, 4 और 2 बचेगा, 5 का गुना 8 में करेंगे 15 40 होता है, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 25 होता है, 3 और 8 बचेगा, 5 सत्ते 35 होता है, 3 और 0 5 छक्का 30 बचेगा। अर्थात 1 की वैल्यू मैंने निकाल ली है, जो आया 38,576। उन्होंने सी का हिस्सा बात किया है, सी के हिस्से की बात करी है, तो 38 गुना 576 का गुणा में 6 में करूँगा, तो 6 का गुणा जब मैं करूँगा तो 36 आएगा, ठीक है। और 6 का गुणा जब मैं 7 में 6 सत्ती 42 प्लस 3 45 हो जाएगा, 5 आएगा, हासिल 3 आ जाएगा, 6 पंचे 30 आएगा और 3 33 आएगा। यदि मुझे ऐसा कोई ऑप्शन लास्ट में 356 दिखता है, क्या 356 दिखने की कोशिश करता है, 356 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 6 आएगा, 5 आएगा, ठीक है, यहाँ पे हासिल 3 आएगा। और जब 6 का गुना आप 6 पंचे 30 करोगे, 6 पंचे 30 करोगे, तो आपके पास जो यहाँ पे निकल के आएगा, यहाँ पे आपके पास जो निकल के आएगा 56 के बाद से 3 उसमें ऐड करना पड़ेगा, इसके वजह से 8 हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ जिस भी आंसर ऑप्शन में क्या है लास्ट में 5 6 है, वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब पूरी कैलकुलेशन करने के लिए हर एक क्वेश्चन में हम, क्योंकि हमें एमसीक्यू बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब हमारा ऑप्शन मैच कर जाता है तो वही उत्तर सही हो जाता है। राम की आय श्याम की आय से 120% अधिक है। लेट सपोज 100 रुपया क्या थी किसकी, मैं मान लेता हूँ श्याम के पास 100 रुपये थे, 100 रुपये की श्याम की आय थी। उन्होंने पूछा राम की आय, जो राम की आय है श्याम की आय से 20% अधिक है, मतलब क्या है 120 है, क्या राम की आय 120 है, तभी तो 20% अधिक है। क्योंकि हमें पता होता है, क्या पता होता है, जब हम ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं, उन्होंने पूछा है कि श्याम की आय राम की आय से कितना % अधिक है, श्याम की आय राम की आय से कितना अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कम की बात करी गई है, कम की बात करी गई है, तो 20 कम है। श्याम की आय कितनी है 120 है, क्योंकि श्याम से तुलना करी जा रही है, तो गुना में 100 करेंगे। यदि हम इसको सही तरीका से सॉल्व कर लेते हैं, यदि हम सही तरीका से सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा। तो मेरे पास जो निकल के आ जाएगा, मेरे पास 50/3 निकल के आ जाएगा। 3 से आप 50 को डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3 होता है, ठीक है, 3 का एक बार पहाड़ा पढ़ोगे 20 बचेगा। जब आप 3 का गुणा 6 में करोगे तो 3 × 18 होता है, तो फिर इसके बाद से कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा, डिवाइड बाई 3, क्योंकि जब हम सही बटा में लिखते हैं तो यहाँ पे शेषफल लिखा जाता है जो बचा हुआ होता है। तो 16 सही 2/3, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कभी कभार कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन से बचिए। और जो पूछा गया है, जैसे इसमें पूछा गया था कि आपको श्याम की आय से तुलना करनी, जिसकी आय से जब भी तुलना करी जाती है उसको फिर नीचे लिखते हैं, तो याद रखिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दिव्या ने 3,50,000 के रुपए की एक कार खरीदी। उन्होंने क्या किया, 4,35,000 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जस्ट डिफरेंस निकालने के फायदा कितने का हुआ है। तो सबसे पहले हम फायदा देखते हैं। जब भी हम कुछ लेन देन करते हैं, हम अपने घर में भी कुछ देखते हैं, तो फायदे की बात सबसे पहले चलती है, करेक्ट। तो यदि फायदे की हम बात करते हैं तो यहाँ पे फायदा देखते हैं कितने का होता है। 3,50,000 पे का सामान खरीदा गया था, बेचा कितना किया गया है, बेचा गया है 4,35,000 पे, 4,35,000 पे बेच दिया गया है। ठीक है, तो हमें फ़ायदा कितने रुपया का हुआ है, फ़ायदा जो हुआ है 0,0,0। ठीक है, इसके बाद से हम 5 में से 0 घटाएंगे, 5 ही बच जाएगा। 13 बना लेंगे इसको, 13 में से हम 5 घटाएंगे तो 8 बचाएगा। अर्थात हमें कुल मिला के जो फ़ायदा हुआ है 85,000 रुपये का हुआ है। यदि हमें 85,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है, कितने पे हुआ है, 3,50,000 पे हुआ है, तो परसेंटेज निकाल सकते हैं क्या। 85,000 का फ़ायदा हुआ है, कितने पे हुआ है, 3,50,000 रुपये पे हुआ है। तो गुना में क्या 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 1 2 3 1 2 3 4 1। ठीक है, 0 से 0 काट दिए हमने, 4 0 ऊपर थे, 4 0 नीचे, तो हमने काट दिए। अब हमारे पास 8 5 0 डिवाइड बाई 35 बचा हुआ है। 5 से काट लेते हैं, 17 पंचे 85 होता है, तो 170 आ सकता है क्या। नीचे आपके पास आएगा, 5 से काटोगे, 5 7 35 आएगा, तो आप 170 को इससे 7 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, 3 और 0 बचेगा, तो क्या 7 चौक 28। यदि ऑप्शन में मुझे 24 कहीं दिख जाता तो आगे मुझे पॉइंट में सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो हम ऐसे प्रश्नों को जब डील करने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा सा लॉजिकल सोचने का भी प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने यहाँ से देख लिया था कि मुझे 24 यहाँ पे दिया हुआ है, तो मुझे क्या ज़रूरत है फिर अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की, मुझे तो क्लिक ही करना है उत्तर एंड ऑफ द डे जाके। जब हमें फाइनल आंसर होने निकालना पड़ता है, या जब हमारे ऑप्शन में कुछ ऐसी वैल्यू दी हुई होती है कि हम उसको निकाल नहीं सकते, तब हमें प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे एक प्रश्न और आपकी स्क्रीन पे है अगला, कि ए और बी और सी एक काम को कैसे शुरू करते हैं, 30 40 50 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए बी और सी एक काम को 30 दिनों में। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को सरल तरीका यही है कि आप ऐसे फॉलो करें बस। अब इसमें हमें कुछ काम मानना पड़ेगा कि उन्होंने टोटल काम कितना किया होगा, करेक्ट। टोटल काम निकालने के लिए हम एलसीएम का सहारा लेते हैं। एलसीएम तो हमें पता ही है कि हम अपने गांव में पढ़ा करते थे, हम ट्रेडिशनल मेथड से निकाला करते थे एलसीएम। यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं। तो 3 चौको 12 होगा। ठीक है, 12 25 60, क्योंकि 60 ही एक ऐसा नंबर है जो 3 से 4 से और 5 से डिवाइड होगा। यदि हमें 30 को 40 को 50 से डिवाइड करना है तो हमें 600 एलसीएम लेना ही पड़ेगा। हमारी क्या बन गई है, मजबूरी। ठीक है, तो 600 को जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे किसका मान मिल जाएगा, हमें, क्योंकि पता है जब हमें किसी की क्षमता निकालनी होती है तो हमें पता करना है तो कुल काम कितने दिनों में किया है, तो 1 दिन की क्षमता निकल आती है, 1 घंटे की क्षमता निकल आती है। तो ऐसा ही यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो एक ही जो क्षमता आएगी निकल के, यहाँ पे 30 को 600 से डिवाइड करोगे तो आपके सामने जब 30 को 600 से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा। जब 30 को आप 40 से डिवाइड करोगे तो आपके सामने 15 आ जाएगा। जब 30 को 50 से डिवाइड करोगे तो आपके सामने 12 आ जाएगा। तो इसका कोई काम नहीं है, कि हमने समझने के लिए लिखा था। अब हमें पता चल गया है किसकी क्या क्षमता है, कौन कितने दिनों में कितना काम कर सकता है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया, क्या पता चल गया कि जो सी की कार्य क्षमता 12, बी की कार्य क्षमता 15 और ए की कार्य क्षमता 20 है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, उन्होंने आगे बोला कि बारी बारी से काम होता है। अब बारी बारी का मतलब क्या है, जैसे मैं और मेरा दोस्त था, मैंने बोला आज आप काम पे चले जाओ, कल मैं चला जाऊंगा, तो देखो बस साथ में काम करेंगे ज़्यादा होगा। जैसे एक दिन दोनों लोग काम पे चले गए तो ज़्यादा काम होगा, लेकिन यहाँ पे बारी बारी से काम किया गया है। आप शिफ्ट वाइज समझ सकते हो। ठीक है, तो जब ऐसा प्रश्न आता है तो आपको क्या देखना होता है कि यहाँ पे पहले दिन गया होगा ए, क्योंकि ए ने शुरुआत की। दूसरे दिन गया होगा कौन, बी। तीसरे दिन गया होगा कौन, सी। तो मतलब टोटल यदि ऐड करोगे तो 47 आएगा, क्या आएगा, 47 आएगा। ठीक है, 5 2 7। ठीक है,
और 47 आ जाएगा यदि ऐड करते हो, तीनों एक साथ काम करते तब। मतलब ये 3 दिनों में काम किया जा रहा है 47, 3 दिनों में 47 काम किया जा रहा है। कितने दिनों में? 3 दिनों में। तो अभी मुझे कितना 600 काम करना है, तो मैं 10 बार, तो यदि देखो लेट सपोज मैं 10 का मल्टीपल एक बार निकालता हूँ, 470 कोई काम का नहीं हमारे, ठीक है। अब मैं 11 का निकालता हूँ, 12 का निकाल के एक बार देख लेता हूँ, 47। एक बार आपको यहाँ पे जब ऐसे क्वेश्चन आते तो हिट एंड ट्राई लगाया करिए, इसलिए लगाया करिए क्योंकि यहाँ पे जब ऑप्शन दिए होते हैं तो कुछ एक दिन या थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसके वजह से हम पर्टिकुलर 600 ही काम करेंगे, एक्स्ट्रा तो कर ही नहीं सकते। तो 47 लेट सपोज मैं 12 से गुणा करता हूँ, तो 12 मतलब 12 था एक काम का मल्टीपल, लेकिन क्या है एक दिन में 3 काम हो रहा है, वो ठीक है। लेकिन हम एक बार मल्टीपल करते हैं, 12 से 84 होता है, 12 को गुणा 7 में करोगे तो 84 आएगा, 8 हासिल आ जाएंगे आपकी। बरचौक 48 में जब 8 आप जोड़ोगे, 48 में 8 आप जोड़ोगे तो 56 आ जाएगा। मतलब आप देखो, अब आप 13 से गुणा करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 47 इसमें एक बार ऐड करके देखो आप, ठीक है। तो इसके वजह से 600 से ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे पता चल गया कि 564 12 बार काम करोगे और एक बार 3 दिनों में कितना काम हो पा रहा है? 47 काम हो रहा है। यदि 12 बार मल्टीपल है तो क्या मैं कह सकता हूँ कम से कम जो काम होगा कितना? 36 दिनों में 564 काम होगा। अब 37वें दिन कौन जाएगा? 37वें दिन ए जाएगा। 37वें दिन कौन जाएगा? 37वें दिन ए जाएगा। कहाँ पे? काम पे। तो 20 काम करके आ जाएगा, ठीक है। 38वें दिन कौन जाएगा? 38वें दिन जाएगा कौन? बी जाएगा। कितने काम करके आ जाएगा? 15 काम करके आ जाएगा। 38वें दिन बी जाएगा तो 15 काम करके आ जाएगा, ठीक है। अब हम 2 दिन और बढ़ गए, 35 काम हो गया है, 35 काम हो गया। तो अब हमारा कुल काम 38 दिनों में कितना निपटा दिया हमने? 38 दिनों में जो हमने काम निपटाया है, हमने निपटा दिया है 599 काम। एक काम अभी और करना है। एक काम कौन करेगा? सी करेगा। एक काम सी करेगा तो या तो हमारा आंसर 38 होगा या फिर 38 से ज़्यादा होगा। 38 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब 38 सही 1/12 विल बी द करेक्ट आंसर। अब कैसे मैंने बोल दिया? क्योंकि सी गया, एक काम बचा था, अब 12 एक दिनों में सी काम करता है, इसी के बिहाफ पे मैंने बोल दिया कि 38 सही 1/12 विल बी द करेक्ट आंसर। आपको हर एक क्वेश्चन को, जैसे बारी बारी वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आप जल्दी के चक्कर में क्या कर देते हो, कंफ्यूजन खड़ी हो जाता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से और आराम से प्रश्न को हल करें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया है कि 2 पाइप हैं, सेम कॉन्सेप्ट के काम करते हैं ये प्रश्न, जो पाइप और टंकी वाले होते हैं। और जो आपके प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है, जो प्रश्न की हम बात करा करते हैं, जो समायक और कार्य कितना वाले प्रश्न होते हैं उनकी बात करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। यहाँ पे पर्सन नहीं, यहाँ पे टंकी है। 15 घंटे में भर सकती है। वही मान लीजिए कि आप ए कोई काम 15 घंटे में कर सकता है। बी की बात यदि हम करते हैं तो बी किसी काम को 20 घंटे में या 18 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हमें आता है यहाँ पे एलसीएम 18 गुना 5 करोगे तो 90 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम आप अपने पुरानी तरीके से निकाल सकते हो, नहीं तो 90 इसका एलसीएम। हमें ऐसे कैसे पता चल गया? तो 15 की पहाड़ी में 90 आता है और 18 की पहाड़ी में भी 90 आता है, तो दोनों की पहाड़ी में जो सी संख्या आ जाती है तो हम निकाल लेते हैं। 90 एलसीएम आ गया है। तो मुझे यदि इनकी क्षमता निकालनी है तो 15 गुना 6 करोगे, 15 छक्का 90 आएगा। बी तो ए की क्षमता निकल के आ गई, कितना? ए 1 घंटे में कितना पानी भर सकता है। और बी की यदि मुझे निकालना तो 18 पंची 90 हो जाएगा। मतलब यदि ए बी मिलाकर दोनों एक साथ पानी के नल चला दिए जाएं तो 11 एक घंटे में काम करेंगे। और हमें कितना काम करवाना है उनसे? 90 काम करवाना है। क्या काम करवाना है? 90 काम करवाना है। 11 की स्पीड से करवाना है, तो 11 8 88 होगा। ऐसा कोई ऑप्शन होगा जो या तो 8 से शुरू हो रहा होगा या तो 8 से शुरू हो रहा होगा, तो हम क्या उसी ऑप्शन को सही मान लेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब मैंने ऐसा कैसे लगा दिया कि एक बार मैं आपको इसका बता देता हूँ। 8 जब आप 11 से डिवाइड करोगे किसको? 90 को। 90 तो 11 8 88 आ जाएगा। 88 आ जाएगा। आपके पास 2 बचेगा। जब सही बटा लिखते हैं तो 2 यहाँ पे लिख देते हो, जिससे भाग दे रहे होते हैं उसको नीचे लिखते हैं, मतलब अंश में शेष लिख देते हैं। शेष फल बोलते हैं इसको, ठीक है। शेष का फल। और 11 इसमें क्या लिखते हैं? जिससे हम भाग दिया करते हैं।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वन ऑफ द सरल प्रश्न है, थोड़ा सा आराम से करिए, ध्यान से करने की कोशिश करिए। देखो आपको प्रश्न में ऐसा कहीं कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, साधारण ब्याज की बात करी गई है। साधारण ब्याज में आप एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिए, जो कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है कि जब साधारण ब्याज लगाया जाए तो हर एक वर्ष क्या ईच एंड एवरी ईयर साधारण ब्याज बराबर लगता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 7 साल में 8 हर साल लग रहा था, बढ़ा क्या 8% बढ़ा है, और जो ब्याज भी उन्होंने दे के रखा है कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये या तो आप एक दूसरे तरीके से जा सकते हो, अपने वाले तरीके से। ठीक है, अपने वाले तरीके से कैसे, उन्होंने क्या बोला है कि एक धनराशि 7 वर्ष में बढ़ जाती। मान लीजिए आपके पास एक्स धनराशि थी, आपको पता होगा SI बराबर PR और T डिवाइड बाई 100। हम अपने जब छोटे हुआ करते स्कूल में तो इसी कॉन्सेप्ट से हर एक सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को देखा करते थे। लेकिन अब हम हो गए हैं बड़े और SSC और रेलवे जैसे एग्जामों ने बदल दिया अपना ट्रेंड, तो हमें ट्रिक से जाना पड़ता है। मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच के, ट्रिक नहीं होता है कुछ, ट्रिक मैं भी फॉलो नहीं करता हूँ कुछ भी, लेकिन हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है कि जैसे मुझे पता है कि हर एक साल में साधारण ब्याज बराबर लगता है, तो 8% की रेट से 7 साल में 56% बड़ा होगा। 8 से 56 होता है, तो 56% की मुझे उन्होंने वैल्यू दे के रखी है कि 22 है आपकी, और कितनी है 22 और 40 है। तो 1% की वैल्यू यदि मैं निकालता हूँ, 1 की वैल्यू निकालता हूँ 22 डिवाइड बाई 56 होता है। तो आप क्या करोगे, आपके सामने जब आप बात करोगे जल्दी से यहाँ पे काटोगे, 8 सत्ते 56 होता है, 8 दूनी 16 होता है, तो 6 और 4 बचेगा, 8 8 64 होता है, 280 ऊपर बच जाएगा। 7 चौको 28 करोगे तो आपके सामने 40 आ जाएगा। यदि उससे 100% की वैल्यू पूछी तो गुना 100 करूँगा यहाँ पे भी, गुना 100 करूँगा यहाँ पे भी, तो मेरे सामने जो उत्तर आ जाएगा 4000 विल बी द करेक्ट आंसर। 4000 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है प्रश्न तो एक बार आप इस तरीके से भी जा सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास जो धनराशि थी क्या थी, एक्स थी, धनराशि क्या थी, एक्स थी। आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता नहीं है, आप मान लीजिए कि आर था रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, समय 7 साल था। ठीक है, डिवाइड बाई 100। दूसरा हमें एक और क्या दिया गया है, क्या करना है हमें जो करना है यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगले साल हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। इसको आप क्या लिखिए, ठीक है कोई इशू नहीं है, इसको माइनस लिखिए, इसको प्लस लिखिए, क्योंकि जो संख्या बड़ी होगी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है। एक्स में से आपने 3R में कितना किया उन्होंने कि R प्लस क्या कर दिया है, R प्लस 8 कर दिया है, डिवाइड गुणा समय 7 साल ही दिया है, डिवाइड बाई कितना 100 करेंगे। अब आप बराबर कितना दिया गया है उन्होंने 22 40 दिया गया है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी इसी तरीके से पहुंच जाएंगे और ऐसा ही कुछ आंसर आ जाएगा। तो आप या तो इस तरीके से जा सकते हो, नहीं तो फिर ये सरल तरीका है, इसको आप फॉलो करके आपके एग्जामिनेशन में अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक निवेशित चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में कितने हो जाता है, 3 वर्ष में 8500 हो जाता है, और 4 वर्षों में कितना हो जाता है। ऐसे प्रश्न में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 3 वर्षों में क्या हो रहा है, 8500 हो रहा है, और 4 वर्षों में आपको कितना हो रहा है, आपके पास 9520 हो रहा है। तो अब आप एक बार दिमाग में सोचिए कि आपको ऐसे प्रश्न देखने से क्या आइडिया आ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज कठिन या सरल, पहली बात। दूसरी बात, हम परसेंटेज कैसे निकालें। तो मुझे पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो लगता है हर एक साल कहाँ कैसे लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज करता है। तो इन्होंने मुझे पूरी धनराशि दी हुई है, मुझे क्या दी हुई है, पूरी की पूरी धनराशि दी हुई है कि 8500 रुपये है। तो मुझे एक साल का ब्याज यदि पता चल जाता है, कितना, एक वर्ष का ब्याज मुझे पता चल जाता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक वर्ष का ब्याज निकालूंगा। तो देखो आप यहाँ से ऊपर घटाएंगे तो 0 घटाएंगे, 0 आएगा, 0 में से 0, 2 आएगा, 2 में से 0 घटाओगे। जब 5 में से आप 5 घटाने का प्रयास करोगे तो भी 0 आएगा, 9 में से आप 1 आएगा। तो क्या मुझे एक साल का कुल ब्याज चल गया, पता चल गया है। ठीक है, देखो जब क्योंकि ब्याज इस राशि पे लगा होगा अगले साल, मुझे सिर्फ उन्होंने प्रति वर्ष ब्याज दर पूछी है, तो क्या मैं
8500 रुपये पे मुझे जो भी ब्याज लगा है, 1020 रुपये ब्याज लगा है, गुना में 100 कर सकता हूँ। अब मैंने कैसे कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमसे क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं कि हम हर साल कुल अमाउंट पर ब्याज लगेगा। जैसे एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज आप एसआई की यदि बात करते हैं, आपके पास 100 रुपया थे, 100 रुपया से आपने पूछा कि 10% के रेट से हम देंगे आपको, तो आपको पहले साल भी उतना ही लगेगा, दूसरी साल भी उतना ही लगेगा, 10% इस पर भी लगेगा, तो मतलब 10 का 10% 10, 10 का 10% 10, ठीक है, मतलब 20 रुपये ब्याज। लेकिन सीआई का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। सीआई की यदि जब बात करते हैं, सीआई की हम यहाँ पे जब बात करते हैं, तो सीआई में क्या कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, लेट सपोज आपने 100 रुपये उधार दिए, आपने बोला हम 10% ब्याज लेंगे, तो इस साल तो 10% लेंगे ही लेंगे, लेकिन जब आप दूसरी साल में पहुंचोगे तब भी आपको 10% देना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, इस 100 का ब्याज देना है और जो 10 का ब्याज भी देना है। इसके बाद से मैं कंक्लूजन पे पहुंच गया कि हमें क्या करना होगा कि हमने 8500 पे ब्याज लिया है, कितना, 1020 रुपये, तो मुझे खाली परसेंटेज से मतलब है ना, मुझे एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक बार मैं काट लेता हूँ, 17 से काटता हूँ, 17 5 85 होता है, 17 छक्का 102 देखने को मिलता है, ठीक है। 5 से 60 काटूंगा तो 12 25 60 होता है, तो 12% विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हर एक प्रश्न को थोड़ा सा सोचिए, लॉजिकल सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि यदि आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सतीश किसी यात्रा की एक तिहाई क्या करता है, 45 किलोमीटर तथा शेष दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि हमें टाइम भी दिया गया है तो हम ऐसे प्रश्न में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, सीधा हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या कहते हैं, S1 गुना S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2 गुणे में टाइम जितना भी लगा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, कभी कभार भूल जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो बस वैल्यू पुटिंग कर देंगे, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वैल्यू पुटिंग एक बार हम जब करते हैं तो S का गुना 45 गुना किसका करना है आपको, 45 गुणा करना है आपको, जो करना है 90 का गुणा करना है, डिवाइड बाई करना है। 45 गुना 90 करोगे आप तो आपके सामने आ जाएगा 5, आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ जाएगा 13, अर्थात 135 गुना 10 करोगे आप, ठीक है। एक बार आप जस्ट काटा पीटी करेंगे, एक बार 15 से काट लेते हैं, 15 × 45, 15 नमा 135 होता है। 9 से एक बार काटोगे किसको, 9 को, तो आपके पास आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 ही आ जाएगा, है ना। 10 गुना 3 गुना 10 करोगे तो क्या मैं कह सकता हूँ 300 आ जाएगा। वो यदि मुझे 300 मिल गया है, यदि मुझे 300, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से हम 10 करेंगे, ठीक है, यहाँ से हमने बिल्कुल 10 किया, 90 था यहाँ पे, ठीक है, 45 था, 15 30 45 होता है, ठीक है। और यहाँ से हमने 15 30 45 काटा और फिर हमने यहाँ से क्या किया, 15 नमा 135 होता है, 9 से 9 काट लिया, 10 धाम 100 हो गया है, ठीक है। S1 गुना S2 गुना S2 होता है। और यहाँ पे कहीं पे कन्फ्यूज़न हुई है क्या, उन्होंने पूछा कि सतीश किसी यात्रा का एक तिहाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा शेष दूरी एक तिहाई दूरी चल रहा था, ठीक है, 90 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है। तो यदि या उसे पूरी यात्रा करने में 10 घंटे का समय लगता है, ठीक है, 10 घंटे का समय लगता है। तो यात्रा की कुल दूरी बतानी थी हमें, यात्रा की कुल दूरी बतानी थी। तो क्या मैं, मुझे यहाँ पे कहीं पे एक सेकेंड, 90 आएगा, ठीक है, 90 से आप इसको करोगे माइनस, ठीक है। इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में देखते हैं, ठीक है। तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 9 पारियों के बाद रमन एक निश्चित औसत से 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे कि उसका क्या होता है, जिससे कि उसका औसत 8 रन बढ़ जाता है। तो उसका नया औसत बताइए। जब हम ऐसे प्रश्न पे देखते हैं तो हमारे पास 2 ही कॉन्सेप्ट हमें याद आते हैं। 2 कॉन्सेप्ट कौन सा याद आता है, चलिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इस प्रश्न में हम क्या देखेंगे कि इस प्रश्न में हम देखेंगे कि 9 पारियों की बात करी गई है, ठीक है, 9 पारियों की हमें बात करी गई है, ठीक है, 9 पारियों की उन्होंने बात करी है। हम एक बार बेसिक से इस प्रश्न में जाएंगे। देखो, पहले मान लेता हूँ कि पहले जो औसत था x था, ठीक है। तो औसत क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें, डिवाइड बाई होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि 9 पारियाँ थी, 9 पारियाँ, तो उनका औसत कितना होगा, क्या मैं कह सकता हूँ 9x, उनका औसत 9x होगा, क्योंकि मैंने x औसत मान रखा है। उन्होंने फिर पूछा है कि 10वीं पारी
कितनी 10वीं पारी है जो 100 है, 100 रन मिले। मतलब यदि हम 10वीं पारी तक का औसत निकालें तो क्या वो हो सकता है, क्या हम 10वीं पारी तक का यदि हम औसत निकालें तो क्या 9x + 100 हो सकता है। उन्होंने पूछा है कि ओवरऑल औसत में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 8 की बढ़ोतरी हुई है। तो क्या मैं कह सकता हूँ x + 8 जो इतना है वही यही है। मतलब पहले वाला औसत, नया औसत यहाँ से हमने निकाला और यहाँ से भी नया औसत निकाला, दोनों औसत को बराबर करेंगे तो हमारा आंसर हमारी स्क्रीन पर दिख जाएगा। चलिए एक बार कोशिश करते हैं। क्या हुआ, यहाँ पे 10x करेंगे प्लस 80 आ जाएगा, बराबर करेंगे 9x करेंगे प्लस 100 करेंगे, ठीक है ना। अभी आप क्या करोगे, ऐसे प्रश्न में सॉल्व करने के लिए हम इसको पक्षांतर करेंगे तो 9x आएगा, x बचेगा, माइनस का x बचेगा, माइनस का यहाँ पे आप एक साइड पक्षांतर करोगे तो माइनस का 20 बचेगा। तो x बराबर 20 विल बी द राइट आंसर। यही हमारा औसत है और हमसे औसत ही पूछा गया है, नया औसत है लेकिन पूछा गया है। हमने पहले x माना था, नया औसत में क्या करेंगे, नए औसत में हमसे पूछा गया है कि नया औसत आपका क्या होगा, तो नया औसत प्लस 8 होगा, अर्थात 28 विल बी द करेक्ट आंसर। 28 विल बी द करेक्ट आंसर। तो हम बिल्कुल सही उत्तर को सिलेक्ट करेंगे, 28 विल बी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। क्या आपको क्वेश्चन समझ आ गया? समझ आ गया तो एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या कोई कंफ्यूजन है ऐसे प्रश्न में सॉल्व करने में। एक प्रश्न और है, जब ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है कि 25 - 16 - 14 18 -8 + 3। देखो ऐसे प्रश्न में आपको सबसे पहले ये बार देखना है। देखो इस बार का मतलब कुछ नहीं होता है, आपको जस्ट देखना होता है कि आप इस बार को सबसे पहले सॉल्व करेंगे बस, और दैट्स इट। सबसे पहले इस बार को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 - 16 की बात करते हैं, -14 की बात करते हैं, -18 की बात करते हैं, माइनस, फिर इसके पास 8 3 11 हो जाता है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तरीके से। जब आप माइनस करोगे 18 में से 11 तो आपके पास जो आएगा 7 आएगा। क्या 7 में से 14 घटाएंगे क्या आएगा, ठीक है 7 में से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा यहाँ पे। 14 जब यहाँ पे 7 बचेगा, आपका 7 बचेगा, तो 7 में से 14 घटाएंगे तो आपके पास जो बचेगा वो 14 - 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास कितना बचा होगा, 7 ही बचा होगा। -16 को लिखेंगे, -25 लिखेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है बिल्कुल सही। तो ऐसे बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप जब आप ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। आपके पास 6 7 13 और आपके पास जो यहाँ पे निकल के आएगा, देखो आपने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व किया लेकिन हमने कुछ यहाँ पे रिमेनिंग कर दिया। यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से यहाँ पे भी 7 बचेगा, ठीक है। 25 में से आपको क्या करना है, 25 में से आपको क्या करना था कि यहाँ पे आपके पास जो बचा होना चाहिए था, जो आपके पास बचा होना चाहिए था, यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, प्लस का 7 बचेगा। प्लस के 7 से आप जब प्लस के 14 माइनस के 7 में से प्लस के 14 घटाओगे तो आपके पास माइनस का 7 बचेगा। वो जब आप माइनस के 7 में से क्या करोगे, जब आप माइनस के 7 में से हम घटाएंगे क्या, 16 घटाएंगे तो दोनों का एडिशन ही हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे, हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 7 6 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में 25 दिया हुआ है, 8 3 11, कहीं पे हमने गड़बड़ करी है क्या, कहीं पे हमने गड़बड़ करी है क्या। एक बार हम इसको क्या है दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कहीं पे कंफ्यूजन हो गया है, मे बी हमने गलत किया है, कहाँ पे, जहाँ पे हमने गलत किया है वहाँ पे एक बार दोबारा से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम पे पूछा गया था क्या, 8 3 11 हो जाएगा, 11 - 18 करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। जब हम 7 में से क्या करेंगे, 7 में से इसके अंदर यदि हम लेके जाते हैं -14, माइनस का 14 होगा, माइनस का इसके अंदर 7 होगा, माइनस का इसके अंदर 7 होगा। तो जब हम ऐसे प्रश्न में देखेंगे तो हमारे पास ये आएगा 7 ही आएगा, ठीक है। 7 7 14 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा। और 14 में से आप 16 को जब घटाने का प्रयास करोगे, 14 में से आप 16 घटाओगे तो 2 बचेगा, ठीक है। 14 में से आप 16 घटाने का प्रयास करोगे तो आपके पास जो यहाँ पे बचेगा, फिर से सेम कंफ्यूजन हो रहा है, एक सेकंड, ठीक है। 8 3 11 हो गया आपके सामने,
11 में से आप 18 घटाओगे, ठीक है, यहाँ पे आप 18 घटाओगे, माइनस करोगे किससे, 18 घटाओगे जब माइनस करोगे 14 से तो आपके सामने 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 में से आप 7 घटाओगे तो यहाँ पे भी 7 बचेगा, माइनस का 16 हो जाएगा, इसमें से आप घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 16 में से 7 जाएगा तो 11 आ जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 11 आ जाएगा। जब आप 25 में से माइनस करोगे 11 को तो आपके सामने जो 14 विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ था बिकॉज ऑफ दिस कि आपको थोड़ा सा हमें समझने में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि हमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी। तो कैलकुलेशन मिस्टेक को थोड़ा सा ध्यान से और आराम से देखिए ताकि प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 37 है। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए सबसे पहले तो। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, ए बी और सी समकोण त्रिभुज बन गया है। उन्होंने पूछा है कि कर्ण की लंबाई 37 है और कोई एक भुजा की लंबाई 12 मान लेता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ट्रिपलेट याद आते हैं कि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है, और हमारे पास इनका मल्टीपल भी ट्रिपलेट होता है, ठीक है। 12 35 37 का ऑल्सो एक ट्रिपलेट होता है। अब आपको यदि ट्रिपलेट याद नहीं है इसका तो आप अपने बेसिक तरीके से जा सकते हो। इसको मान लीजिए आप 12, फिर उन्होंने क्या पूछा है, इसको आप निकाल लीजिए पाइथागोरस से कि 37 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसके बाद से हम करेंगे 12 का स्क्वायर प्लस मान लीजिए 20 का स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करिए या ट्रिपलेट लगाइए। जब मुझे पता है 12 37 35 का ट्रिपलेट होता है, क्या ज़रूरत है मुझे पूरा ट्रिपलेट लगाने की। जब हमें समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला पता है कि समकोण त्रिभुज में जब फॉर्मूला लगाते हैं क्या का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार होता है गुना ऊंचाई होती है तो 1/2 क्या हो जाएगा गुना आधार की बात करते हैं तो 12 है, ऊंचाई की बात करते हैं तो 35 है, तो 6 आ जाएगा। 6 का गुना 35 से करोगे आप, देखो 6 का गुणा 35 से करोगे आप तो 5 छक्का 30 होता है, 18 3 210। क्या ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पे? हाँ, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है, बीएसी एक कोण सम द्विभाजक है। तो कोण सम द्विभाजक का मतलब क्या होता है, हमें प्रश्न को समझने से पहले ही समझना होगा। कोण सम द्विभाजक क्या करता है, कहता है कि जिस भी कोण पे कोण सम द्विभाजक होता है तो उस पर्टिकुलर कोण को बराबर भागों में बांट देता है। ए कोण जितना, लेट सपोज ए θ1 कोण है, ए बी θ2 कोण है। जब एबीसी में यहाँ पर दिया गया है त्रिएंगल, ठीक है, उन्होंने बोला है हमसे कि कोण सम द्विभाजक है तो θ1 बराबर θ2 का, बस यही कोण सम द्विभाजक है। इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इस भुजा का यहाँ से ए बी बटे क्या होता है, ए बी बटे ए सी जो भी होगा, यहाँ पे एक डी ले लेते हैं क्योंकि इन्होंने बोला है कि बी सी डी पर क्या है, काटता है, ठीक है। वही रेशो क्या होगा, बी का डी से होगा, वही डी का सी से होगा। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा रेशो क्लियर हो गया है कैसे इसका होता है। तो एक कोण सम द्विभाजक का कॉन्सेप्ट था छोटा सा। अब उन्होंने हमें क्या दिया है, ए बी बराबर कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। ए बी बराबर, इसमें हम वैल्यू क्या पूछा गया है, और बी और ए सी बराबर 20 दिया गया, पूछा है बी डी डी सी का मान बताओ, बी डी और डी सी का मान बताओ। ये हम जब हमें कोण सम द्विभाजक पता होगा तो कोण सम द्विभाजक में क्या होता है कि जो ए बी और ए सी का जो अनुपात होगा वही अनुपात बी डी और डी सी का होगा। तो हमें पता है कि बी डी और डी सी का अनुपात क्या होगा, ए बी का मान हमें 15 दिया हुआ है, ए बी का मान हमें 15 दिया गया है, ए सी का मान हमें कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, ठीक है। उन्होंने हमसे पूछा क्या है, बी डी और डी सी, ठीक है, बी डी और डी सी, ठीक है। तो हम एक बार काटने का प्रयास करेंगे। 5 3 15 होता है, 5 चौको 20। यदि 3:4 क्या है, 3:4, बी डी देखिए 3 है और डी सी 4 है, तो हमें क्या यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। हम इसको आंसर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमसे ये पूछा ही नहीं गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इंटरेस्ट के साथ। क्या आपको ऐसा प्रश्न समझ आया? देखो, हर एक प्रश्न को समझने सीखने की मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा प्रश्न में, ठीक है। प्रश्न में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं, प्रश्न में कोई नया नहीं पूछा जाता है, वही प्रश्न है जो रिपीटेड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये रियलिटी है। बस कभी कभार होता है कि प्रश्न का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो याद रखिए और अपने प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक बेलन की त्रिज्या और
बेलन की त्रिज्या मान लेता हूँ r, ठीक है, ऊंचाई h मान लेता हूँ। उन्होंने अनुपात दिया है क्या, किसका, 4 और 7 का। यदि 4 और 7 का मुझे अनुपात दिया गया है और इसका आयतन कितना दिया गया है, 2861 दिया गया, तो बेलन का आयतन मुझे पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, जो उन्होंने हमें दिया हुआ है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन दिया गया है, ठीक है, बेलन का आयतन, जो भी आयतन दिया गया है हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो बस जल्दी से हम क्या करेंगे, पाई का मान उन्होंने बोला है कि हम 22/7 रखेंगे, 22/7 नहीं, सॉरी, ठीक है, उन्होंने क्या दिया, बेलन का आयतन हमें दे के रखा है 2861, क्या दिया है, 2861 दे के रखा है, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड, तो कुछ नहीं करना, स्क्वायर दिया। उन्होंने पाई को क्या रखने के लिए बोला है, 22/7 रखेंगे, 22/7 रखेंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे, उन्होंने हमसे त्रिज्या ही पूछी है कुल, तो क्या हम h के स्थान पे r के साइड से मान रख सकते हो। r बराबर यदि हम निकालते हैं तो हमें क्या, h बराबर यदि हम निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, h बराबर निकाल लेंगे तो 7r/4, h बराबर लिख सकते हैं हम किससे, इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। तो हम इस वाले इक्वेशन से यहाँ पे हम थोड़ा सा स्मार्टली काम करेंगे, सीधा वैल्यू पुटिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सीधा वैल्यू पुटिंग करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने बोला है कि हम h के स्थान r का स्क्वायर, ठीक है, जाओ कहता हूँ, h स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, h स्क्वायर को 7r/ हम लिख सकते हैं 4, जल्दी से काटा पीटी करेंगे, ठीक है, 7 से 7 ही के साथ कट जाएगा, हम यहाँ से 2 से 2 काट देते, 11 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 11 से हम इसको सीधा काट देंगे, 11 दूनी 22 होता है, ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 6, फिर हमारे कितना दिया गया था, 16 दिया गया है, यहाँ पे 61 नहीं दिया गया है, ठीक है, 16 दिया गया है, 61 नहीं दिया गया है। तो 11 8 हम 11 दूनी 22 करेंगे, 6 और 1 आएगा, 11 5 55 करेंगे, 11 छक्का 66 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि r की घाते 3 बराबर r की क्यू इक्वल टू 256 गुना में 2 आ गया। यदि हम इसको निकालते हैं तो हमें पता है कि 16 गुणा 16 होता है 256 गुना 2 होता है। तो यदि हम r की घाते 3 को यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार कि r के घाते 3 बराबर जो हमें निकला, कितना निकला, देखो 16 को 8 गुणा 2 लिख सकते हो क्या, और दूसरे वाले 16 को भी हम क्या 8 गुणा 2 लिख सकते हैं क्या, 8 गुणा 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 8 गुणा 2 लिख सकते हैं, गुना कितना लिख सकते हैं, फिर से 2 लिख सकते हैं। तो हमें पता चल गया है r बराबर क्या होगा, 8 8, और इसको भी 8 लिख सकते हैं। तो r की √3 मतलब क्यूब रूट आपको निकालना है, तो 8 गुना 8 गुना 8, मतलब हमारे पास 3 8 आ गए हैं, इसका मतलब 8 हमारा r का मान होगा। तो 8 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को सोचने समझने की तरकीब से हम जान चुके हैं कि क्वेश्चन को कभी कभार ऑप्शन, कभी कभार उसकी स्टार्टिंग से क्वेश्चन की शुरू करना पड़ सकता है, कभी कभार एंड से क्वेश्चन को शुरू करना पड़ सकता है। अगला प्रश्न आपकी सरल प्रश्नों में से एक, हमें पता है कि यहाँ पे दिया गया है cos 67 और cos स्क्वायर 67, और यहाँ पे 2 दिया गया है, cos स्क्वायर 23 के मान दिए गए हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम एक cos का सूत्र होता है cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी, आप याद रख लीजिए सीधा फॉर्मूला, बराबर 1 कब होगा, जब a प्लस बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो बस यहाँ पे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं सीधा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, इसका आंसर 1 होगा। ऐसे ही एक और आपके सामने फॉर्मूला आता है कि साइन के साथ सेम ऐसे ही रूल फॉलो होता है, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 जब होगा जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट याद रखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, आगे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। तो आशा करते हैं कि बहुत मज़ा आया होगा सेशन में, बहुत सारी चीज़ें नई सीखी होंगी। एक क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, जो अब आप इसको क्या करोगे, ठीक है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है। एक मैंने क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ा हुआ था, ठीक है, यही वाला एक क्वेश्चन है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। इस क्वेश्चन को अब आप एक बार होमवर्क के रूप में करोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब हम दोबारा से जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से करोगे, और इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो HW है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको होमवर्क के रूप में ले दिया गया है, इसको आप एक बार अपने कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करोगे। तो आशा करता हूँ सेशन में बहुत मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा सेशन, कुछ नया सीखने और सिखाने का प्रयास रहा है। तो मिलते हैं किसी नए सेशन में, नए
प्रॉब्लम और नए क्वेश्चन आंसर, नए सॉल्यूशन के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और क्वेश्चन का जो होमवर्क दिया हुआ है उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ में आप बताओगे कि आपको किस प्रकार के सेशन की ज़रूरत है, या कि आपके जो 2025 में जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, आप एसएससी का ले लीजिए, CHSL, CGL, MTS, और आप रेलवे का NTPC ग्रुप डी का हाल ही में भी नोटिफिकेशन आया है। तो कुछ दिनों के बाद से प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो टेंशन मत लीजिए, आ जाएगा। बस थोड़ा सा अपनी, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते रहेंगे कंटिन्यूसली, तो अपनी स्टडी को कंटिन्यूसली रखिए, क्योंकि उसको रोक देंगे तो आपको प्रॉब्लम खुद लगने लगेगा कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो मिलते हैं किसी नए सेशन में, नई क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद।